हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 4 जो कि है रिसर्च मेथड इन एजुकेशन। इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है मीनिंग ऑफ रिसर्च। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को समझेंगे ताकि बहुत लंबी वीडियो भी ना बने और आपके लिए थोड़ा सा समझना भी आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको आज शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कंटेंट जो है हमारा वो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है, लेकिन कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ ताकि बाद में आप सिर्फ कंटेंट को पढ़ करके चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च से। तो मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या होता है? रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। जो रिसर्च होती है, रिसर्च का बेसिक मतलब ये होता है री और सर्च। ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। जो रिसर्च है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है री और दूसरा है सर्च। री का मतलब होता है दोबारा से और सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, है ना। दोबारा से किसी चीज़ को ढूंढना ही क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। जैसे आप जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं रीड करना, लेकिन जब आप दोबारा से उसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रिवाइज करना। यानी एक बार हम पढ़ चुके दोबारा से उसको कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? रिवाइज। उसी तरीके से रिसर्च है कोई ऐसी चीज़ जो पहले ही सर्च की जा चुकी है, लेकिन उसमें हम उसी फील्ड में उसको और अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग दो चीज़ों के लिए किया जाता है। पहला है हमारा कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है पहले से ही, उसके बेटरमेंट के लिए करते हैं। दूसरा, हम किसी नई चीज़ को निकालना चाहते हैं, कोई नई जानकारी निकालना चाहते हैं, उसके लिए भी हम रिसर्च का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला है रिसर्च हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर हम बात करें ह्यूमन लाइफ की, व्यक्ति का जीवन है, व्यक्ति के जीवन में रिसर्च ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले नोकिया का मोबाइल चलता था छोटा सा, फिर हमने टेक्नोलॉजी को क्या किया? थोड़ा सा रिसर्च करी उसमें और उसी टेक्नोलॉजी को हमने थोड़ा एडवांस किया। फिर हमने रिसर्च करी, उस टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया। आज हम उस नोकिया के छोटे फ़ोन से लेकर के स्मार्टफोन तक आ चुके हैं। ठीक है, अभी रिसर्च और जारी है। यानी रिसर्च का जो वर्क है उसने ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज़्यादा क्या किया है? प्रोग्रेसिव बना दिया है। ठीक है, दिस इज़ अ लीगल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम इन अ प्लान्ड मैनर। अब जो ये रिसर्च होती है ये क्या है? एक लीगल मेथड होता है। लीगल मेथड का मतलब है ये एक प्लान्ड तरीका होता है जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू क्रिटिकली एनालाइज अ प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो बेसिकली रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्रॉब्लम को क्रिटिकली समझे, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उसे समझे और फिर उसका सॉल्यूशन निकाले। जैसे क्या था कि जब मोबाइल छोटा था तो हमें ये लगा कि चलो अब बात करने के लायक तो है, लेकिन अभी हम इसमें कभी एक नेटवर्क नहीं आ रहा, कभी दूसरा नेटवर्क नहीं आ रहा, तो हमने उसको थोड़ा रिसर्च किया, अपने नेटवर्क को ठीक किया और फिर क्या किया? फिर हमने उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया। तो यही तरीका होता है रिसर्च का। रिसर्च पहले प्रॉब्लम को क्रिटिकली एनालाइज करता है और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस बताता है। द सिनोनिम्स ऑफ रिसर्च इन इंग्लिश लैंग्वेज इज रिसर्च विच इज मेड अप ऑफ वर्ड री एंड सर्च। री मतलब रिपीटेडली और सर्च का मतलब सर्च। देयरफॉर द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिसर्च इज टू सर्च अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो रिसर्च का मतलब क्या हुआ? रिसर्च का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को दोबारा से सर्च करना। अब किसी चीज़ को हम जब दोबारा से रिसर्च करते हैं या सर्च करते हैं तो क्या करेंगे? उसमें कुछ ना कुछ नया ढूंढते हैं। जैसे जब आप किताब को पहली बार पढ़ते हैं तो आपने कुछ चीज़ों को पढ़ा और कुछ चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। जब आप रिवाइज़ करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें और नहीं मिलती हैं। फिर जब आप तीसरी बार रिवाइज़ करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें और नहीं मिलती हैं। यानी उसी किताब में आप जब एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो क्या होता है? नई चीज़ें मिलती चली जाती हैं। और इसी तरीके से रिसर्च में होता है कि जब आप किसी टॉपिक को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के रिसर्च करते हैं तो उसमें भी नई नई नॉलेज निकलती हुई चली जाती है। लेकिन जब हम किसी फील्ड में नए तरीके से अनुसंधान करते हैं या नए तरीके से रिसर्च करते हैं तो हम नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, रिसर्च इज अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ सीरियस, इन डेप्थ एंड एनालिटिकल मैनर एंड फाइंडिंग इट्स सॉल्यूशंस। जब हम किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वही क्या कहलाती है? रिसर्च कहलाती है। दिस इज द रीजन दैट द वर्क ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ प्लान्ड मैनर एंड डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और थ्योरीज कम्स अंडर द रिसर्च प्रोसेस। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो हम जानकारियाँ जमा कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं एक प्लान्ड मैनर में, यही क्या कहलाती है? हमारी रिसर्च प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, अगला है हमारा फॉर द वर्ड रिसर्च
वर्ड्स लाइक रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशंस आर ऑफन यूज्ड। यानी कि रिसर्च के लिए बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना, डिस्कवरी करना, ठीक है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जा रहे हैं? रिसर्च के सिनोनिम्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। द वर्ड रिसर्च इज इंडक्टिव ऑफ प्योरिफिकेशन विच इकोज द फीलिंग्स ऑफ डूइंग एनी वर्क विथ अटमोस्ट प्योरिटी एंड एक्यूरेसी। यानी कि जो रिसर्च है हमारा, रिसर्च जो है एक प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। जब भी आप एक चीज़ को रिसर्च करते हैं तो मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को रिफ़ाइन कर रहे हैं, दोबारा से उस ज्ञान में कुछ ना कुछ प्योरीफाई करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए ये क्या कहलाता है? ऑटमोस्ट प्योरिटी एंड एक्यूरेसी का वर्क कहलाता है ये। In ancient times, the word gaveshna was used for the task of searching for stray cows by looking at their hoofs marks while returning from the forest, and later this word started being used as an attempt to search in a systematic manner. पहले क्या होता था, अगर हम पुराने समय में जाएं तो पुराने समय में क्या होता था, एक वर्ड था गवेषणा। गवेषणा का मतलब होता था जो गाय जंगल से घरों की तरफ निकलती थी, वापस लौटती थी जब घर में, तो क्या होता था कभी कभी वो रास्ता भटक जाती थी। तो उनको ढूंढने के लिए क्या किया जाता था कि जो उनके पैर होते थे, हूफ्स जो होते थे, उन हूफ्स का पीछा किया जाता था, बहुत ही बारीकी से नज़र रखी जाती थी उस पर। तो उसी को जब हमने आगे टर्म में यूज़ करना स्टार्ट किया, यानी क्या देखा गया, गवेषणा से क्या हुआ, गाय की सर्च की जाती थी। कैसे? गाय के पैरों के पीछे जा जाके बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर से, ठीक है। तो उसी तरीके से बाद में इस टर्म का यूज़ किया गया, किस लिए? रिसर्च के लिए, ठीक है। यानी एक सिस्टमैटिक मैनर में जब हम किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो उसे गवेषणा भी कहा जाता है। रिसर्च वर्ड को अगर हम तोड़ के देखें तो कैसे देखते हैं? आर मीन्स रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। रैशनल वे का मतलब हुआ तर्कपूर्ण विवेक लगा करके सोचना, है ना। यानी तर्क देना हर चीज़ का कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता था। तो ये जो तर्क लगाना है ये क्या होता है? आर का मतलब है। ई मीन्स एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, यानी हम एक्सपर्टीज़ के साथ में उसमें आगे बढ़े। यानी अगर मान लीजिए हमने पहली बार किसी चीज़ को पढ़ा, हमें नहीं समझ आई, हमने दोबारा पढ़ा, हमने तीसरी बार पढ़ा, धीरे धीरे हम करके उसमें एक्सपर्टीज़ होते चले जाते हैं। और यही होता है कि ट्रीटमेंट, जो भी हम उस ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक्सपर्टाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए। एस इज़ फॉर सर्च एंड सॉल्यूशन, यानी हम क्या करें, हम किसी चीज़ की खोज में लगे हैं और सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ लगे हुए हैं। ई फॉर एग्जैक्टनेस, जो भी हम चाहते हैं वो एग्जैक्ट चाहिए हमको, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स कोई भी जो चीज़ हमें मिली है, जैसे कि कोई फैक्ट मिला है, इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको हमें एनालाइज करना, ठीक है। अगला आ जाता है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स मिले हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, कॉज और इफेक्ट को हमें समझना होता है। इसके अलावा सी फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। यानी कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो कैसी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए? क्रिटिकल होनी चाहिए, यानी कि तर्कपूर्ण होनी चाहिए। केयरफुल प्लानिंग, हम जो भी काम करें, जो भी रिसर्च करें वो फिर कैसा होना चाहिए? केयरफुल होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, यानी अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव मैनर में हो, डिस्ट्रक्टिव मैनर में ना हो। और इसके बाद जो जनरलाइजेशन करें वो कैसा हो? कंडेंस्ड। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई रिसर्च की तो रिसर्च का जो परिणाम हो वो कई लोगों पर अप्लाई किया जा सके, वो चीज़ें भी होती हैं। और रिसर्च हमेशा ही किसके लिए होती है? हमेशा होती है ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा एच से है हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। रिसर्च में आपकी हॉनेस्टी और हार्ड वर्किंग भी होनी चाहिए। रिसर्च को जब हम डिफाइन करते हैं तो सिंपल सा मतलब आके आ जाता है रिफाइनमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। सिंपल सा वर्ड याद रखेंगे, रिसर्च मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ नॉलेज। जब भी कोई चीज़ है उसमें क्या करेंगे आप? रिफाइन करते रहेंगे और हर बार जितनी बार उसको आप रिफाइन करेंगे उतनी ही बार नई चीज़ निकल करके आती है। इसी को हम बोलते हैं रिसर्च। अब हम कुछ विद्वानों की डेफिनेशन देख लेते हैं, उन्होंने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। पहले हम बात करें जॉन डब्ल्यू वेस्ट की। जॉन डब्ल्यू वेस्ट की अगर हम बात करें तो रिसर्च में बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन दैट में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशंस प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज, ठीक है। यानी क्या है, रिसर्च को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे? एक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। यहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं कि सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है और ऑब्जेक्टिविटी का? सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्टिविटी को। जैसे मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई कैमरा लगा है, आपके घर के बाहर दो लोगों ने लड़ाई करी, ठीक है, और कैमरे ने भी उस चीज़ को देखा और आपने भी उस चीज़ को देखा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या
कि जब आप अपनी बात को किसी को बता रहे हैं तो आपने क्या किया कि इसने उसको पीटा, उसने उसको पीटा, ऐसे आप बताएंगे। लेकिन कैमरा क्या बताएगा, जैसा था बिल्कुल वैसा ही बताएगा, यानी कि जो चीज़ जैसी थी उसको एग्जैक्ट वैसे ही बता देना क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के बताना क्या कहलाता है, सब्जेक्टिविटी। या फिर हम उसमें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है साथ में वो भी बता दें तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब याद रखिएगा कि जैसा देखा वैसा ही। यहाँ पर आप कैमरे का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि जब भी कैमरा लगा हुआ है तो कैमरे से क्या होता है, जैसा रिकॉर्ड होता है वैसा ही हम देख पाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ को देखा तो वो अपनी बात को भी उसमें इंक्लूड कर देता है। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन आती है एम वर्मा की। रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच ब्रिंग टू लाइट न्यू नॉलेज और करेक्ट प्रीवियस एरर्स and misconceptions and add to orderly way to existing corpus of knowledge। ये कहते हैं कि रिसर्च क्या है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम नई नॉलेज को सामने निकाल करके लाते हैं, या फिर जो हमारी पुरानी नॉलेज थी उसमें जो गलतियाँ होती हैं उसको हम क्या करते हैं, सही करते हैं। जो हमारे मिसकंसेप्शंस होते हैं उनको हम सही करते हैं और फिर एक नई नॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट डेफिनेशन हम देखते हैं डब्ल्यू.एस. मुनरो की। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम्स वेयर सॉल्यूशंस आर टू बी डिप्राइव्ड पार्शली और होली फ्रॉम द फैक्ट्स। ये कहते हैं रिसर्च क्या है, रिसर्च को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रिसर्च इज़ अ मेथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है कि हम प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ये एक ऐसा रिसर्च क्या है, रिसर्च एक मेथड है जिसमें हम प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं और वेयर सॉल्यूशंस आर टू बी डिराइव्ड पार्शली और होली फ्रॉम द फैक्ट्स। और जो हमारे पास फैक्ट निकल करके आते हैं उसी से ही हम या तो पूरी तरीके से या फिर पार्शली उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और यही क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये रिसर्च का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने रिसर्च के मीनिंग को समझा, रिसर्च के टर्म को समझा और साथ ही कुछ डेफिनेशंस को देखा। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर से याद रखें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ लगातार आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक।